व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नाउ नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 8 मार्क्स जो लॉन्ग आंसर होता है वो इस चैप्टर में से आता है अक्सर। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, then features of national income and circular flow of national income. If you liking this series, please do subscribe my channel. तो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सी, नेशनल इनकम को 3 एंगल से देखा जा सकता है। एक है प्रोडक्शन एंगल, देन दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंगल एंड तीसरा है डिस्पोजिशन एंगल। जब आप नेशनल इनकम को प्रोडक्शन एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन बनता है कि जितना भी प्रोडक्ट आपके इकोनॉमी में बन के रेडी हुआ है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में बन के रेडी हुए हैं, उनकी वैल्यू को आप नेशनल इनकम कहेंगे अंडर प्रोडक्शन एंगल। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन एंगल से अगर आप नेशनल इनकम को देखें तो आपके इकोनॉमी में जितनी भी इनकम अर्नड हुई है, ठीक है, जितने भी फैक्टर रिवर्ड्स कमाए गए हैं जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंगेज्ड है आपकी इकोनॉमी में। तो हर फैक्टर जो है कुछ ना कुछ इनकम कमा रहा है। ठीक है, जैसे कि लैंड ओनर जो है रेंट कमा रहे हैं, ठीक है, लेबर अपनी सर्विसेज पे वेजेस कमा रहा है, फाइनेंशियल सर्विस वाले इंटरेस्ट कमा रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंगल जो है नेशनल इनकम की इनकम साइड को देखता है। ठीक है, इनकम के बेसिस पे नेशनल इनकम मेजर किया जाता है। जबकि डिस्पोजिशन एंगल में जो है एक्सपेंस साइड देखा जाता है। आपकी इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हुआ है, खर्चा कौन करते हैं? डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर है, ये सब का मिलाकर जितना भी खर्चा हुआ है, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर बनता है नेशनल इनकम। यानी कि डिस्पोजिशन एंगल में एक्सपेंस जो है वो बेस होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन एंगल में इनकम बेस होता है ना, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और डिस्पोजिशन एंगल में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये 3 एंगल से आप नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सो नेशनल इनकम इज अ composite measure of all economic activities such as production, distribution, exchange and consumption। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब आप मेजर करते हो तो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यस, इट इज एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, बिकॉज नेशनल इनकम के बेसिस पे ही आपका पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट होता है। पर कैपिटल इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम, एक पर्सन की इनकम कितनी है ये डिपेंड करती है आपके कंट्री के इनकम के ऊपर। ठीक है, तो यस, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, बिकॉज जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इंडिविजुअल इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, विच विल लीड्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। देन NIC, इट वाज फॉर्म इन द ईयर 1949, जो रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम मेजर करने के लिए। नाउ CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो अब नेशनल इनकम मेजर करती है हर साल के आखिर में। ठीक है, देन अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो नेशनल इनकम क्या है? इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। ठीक है, आपकी कंट्री में जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो सब इनकम को मिलाकर बनता है नेशनल इनकम। ठीक है, इट इंक्लूड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। साल भर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में बना है उसी के वैल्यू को आप नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। मूविंग अहेड टू द डेफिनेशन गिवन बाय नेशनल इनकम कमिटी। सो दीज आर द कमिटी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है नेशनल इनकम का। अकॉर्डिंग टू NIC, national estimate the measure the volume of commodity and services turn out during the given period counted without duplication। so थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर ध्यान से देखो तो मैंने जो आपको बताया है प्रोडक्शन साइड या प्रोडक्शन एंगल,
वो प्रोडक्शन एंगल से ही डेफिनेशन बनाया हुआ है लोगों ने। नेशनल इनकम कमेटी ने जो है नेशनल इनकम का डेफिनेशन प्रोडक्शन एंगल से दिया हुआ है। देखिए, नेशनल एस्टिमेट द वॉल्यूम किस चीज का होता है? प्रोडक्ट का होता है ना, गुड्स का होता है एंड सर्विसेज का होता है। ठीक है, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में साल भर में बने, उसी को आप सम अप करके नेशनल इनकम निकालते हैं विदाउट डुप्लीकेशन। मेक श्योर कि आप सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं कर रहे हो, वरना क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि ज्यादा काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज क्वाइट टेक्निकल डेफिनेशन। सिमिलरली दो इकोनॉमिस्ट पीगू एंड फिशर का डेफिनेशन है, काफी पॉपुलर डेफिनेशन है। अगर आप इन दोनों के डेफिनेशन को देखोगे तो ये इनकम साइड, यानी कि हमारा इनकम एंगल ऑफ डेफिनेशन ना, इनकम एंगल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, इनकम साइड से डिफाइन कर रहा है। चलिए, पीगो का डेफिनेशन क्या कह रहा है? नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम of a community including course income derived from abroad which can be measured in money। ठीक है, सो सब की मिलाकर जितनी भी ऑब्जेक्टिव इनकम जनरेट हुई है, चाहे वो फॉरेन से हो चाहे वो विद इन द कंट्री कमाई गई है, सबको मिलाकर बनता है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू पीगू। देन फिशर का डेफिनेशन देखिए, national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumer। ठीक है, whether from their material or from their human environment। ये भी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट यस, टू मेक इट इजी, जो हमारा इनकम एंगल और डेफिनेशन है, ठीक है, हमने देखा ना डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड से जो है नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है, ऐसे बता रहे हैं प्रोफेसर फिशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोस फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। द फर्स्ट वन इज macroeconomic concept। if you remember the meaning of macroeconomic का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। सो नेशनल इनकम को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन की इनकम को नहीं मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे कंट्री की इनकम को मेजर किया जा रहा है, इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। Isn't it? Okay, next one is value of final goods and services. So while estimating the national income, only the value of final goods and services will be considered। इसका मतलब ये हुआ that value of intermediate goods will be ignored। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ब्रेड जो आप कंज्यूम करते हो, वो बनाने के लिए 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, ब्रेड बनता है तीन प्रोसेस से गुजर के। सबसे पहले फार्मिंग से आता है हमको वीट, ठीक है, देन वो वीट जाता है फ्लोर मिलर के पास, एंड देन फ्लोर मिलर के पास से वो जाता है बेकर के पास। ठीक है, तो फार्मर ने अगर अपना प्रोडक्ट बनाया है दैट इज वीट, वो कहेगा वो मेरी इनकम है। ठीक है, फ्लोर मिलर ने उस वीट को यूज करके फ्लोर बनाया, आटा बनाया है, अब वो कहेगा कि वो मेरी इनकम है, isn't it? और बेकर ने उस फ्लोर को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड बना दिया। ओके, अब वो कहता है कि वो मेरी इनकम है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाना, फाइनली तो एक ही प्रोडक्ट बना है, लेकिन अगर तीनों की इनकम को लिया जाए तो इट विल लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ इनकम कैलकुलेशन, इजंट इट? एक ही प्रोडक्ट की 3 बार कैलकुलेशन हो जाएगी। इसीलिए जब आप नेशनल इनकम मेजर करते हैं, सीएसओ को ये बात ध्यान रखनी है कि जब नेशनल इनकम मेजर करे तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स या सर्विस की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा? फ्लोर एंड वीट, ये दोनों इंटरमीडिएट गुड्स है, और फाइनल गुड्स होगा हमारा ब्रेड। तो सिर्फ ब्रेड की वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे और फ्लोर एंड वीट की वैल्यू को इग्नोर। नेक्स्ट वन इज नेट एग्रीगेट वैल्यू। सी, व्हेन आई से नेट,
नेट का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस हुआ है जब आप नेशनल इनकम निकालते हो, ठीक है, ठीक है, जब नेशनल इनकम निकालते हो तो मेक श्योर कि डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस हो। यानी कि देखो, आप कुछ गुड्स बनाने के लिए मशीन, टूल, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसको बनाने के लिए आपने अपने मशीन के वैल्यू को 5,000 से डेप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि मशीन अगर चलेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो अगर 1 लाख का प्रोडक्ट बना है जिससे 5,000 रुपए की मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है, तो आपकी एक्चुअल इनकम कितनी हुई? 1 लाख? नहीं सर, उसमें से 5,000 रुपया आप माइनस करोगे, उसके बाद जो बचता है वो होता है आपका नेट इनकम, इजंट इट? सिमिलरली, जब आप नेशनल इनकम मेजर करते हो तो इसमें से भी डेप्रिसिएशन वैल्यू को माइनस किया जाता है, उसके बाद जो है नेट एग्रीगेट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू को नहीं। ग्रॉस वैल्यू कुछ और दिखाई देगी, जैसे हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपया इनकम दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में 5,000 रुपया जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो माइनस करने के बाद जो बचता है वो इनकम को हम लोग मेजर करते हैं, वो इनकम को हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फॉरेन से इनकम कमाई जाती है ना, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप जितना एक्सपोर्ट करते हो और जितना इंपोर्ट करते हो, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस एम, ठीक है, x स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, देन m स्टैंड फॉर इंपोर्ट, ठीक है। मान लो कि मैंने हमारी कंट्री से, यानी कि टोटल हमारी कंट्री में से टोटल 100 रुपीज का माल बाहर गया हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है यहां से वहां, ठीक है, सारी कंट्रीज का मिलाकर, और सारी कंट्रीज का मिलाकर इंपोर्ट जो है हमारे कंट्री में 80 रुपीज का हुआ है, इजंट इट? तो आप जब नेशनल इनकम मेजर करोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू होगा, दैट इज 20 रुपीज, ये भी आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दोनों मिलाने के बाद बनता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी तरह से नेशनल इनकम भी जो है 31 मार्च, एक साल अप्रैल से मार्च के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम को फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा है, ठीक है, या डिफाइन में भी पूछ सकता है। सो नेशनल इनकम को फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन जो है वो ऑन गोइंग है ना, ऐसा तो नहीं है हमारे कंट्री में प्रोडक्शन सिर्फ 1 महीना होगा या 1 हफ्ता होगा या 2 हफ्ता होगा, है ना, पूरे साल भर प्रोडक्शन होता रहता है ना, इस साल भी होगा, नेक्स्ट ईयर भी होगा, तो जब तक प्रोडक्शन हो रहा है तब तक नेशनल इनकम भी जो है वो मेजर होता रहेगा, इसलिए नेशनल इनकम को फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ऑन गोइंग है, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। नेशनल इनकम कैलकुलेट होता रहता है क्योंकि जब तक प्रोडक्शन हो रहा है तब तक नेशनल इनकम मेजर होता रहेगा, सो दैट इज व्हाई नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। देन मनी वैल्यू, नेशनल इनकम को सिर्फ मनी वैल्यू पे ही मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बार्टर सिस्टम में नेशनल इनकम को मेजर करना पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको मनी टर्म जरूरी है, मनी टर्म के बगैर नेशनल इनकम मेजर नहीं हो सकता है, ठीक है। आप क्वांटिटी बता सकते हो लेकिन वैल्यू नहीं बता पाओगे अगर आप मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं करोगे तो, इसलिए नेशनल इनकम कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? I believe all of you are clear with the features of national income. Moving ahead to circular flow of national income. देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाना होता है कि कैसे इनकम जो है इट फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, ठीक है। इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी एज्यूम किया है, देन 3 सेक्टर एंड देन 4 सेक्टर भी हो सकता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, लेकिन
हम लोग 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर भी देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी द 2 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए इसमें जो है दो ही लोग हैं जिनके बीच में मनी फ्लो होता है। देखिए सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ, मनी फ्लोज इन अ सर्कुलर मैनर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, ठीक है। जैसे कि आपने दुकान वाले को कुछ दिया पैसा और दुकान वाले ने उसके रिटर्न में आपको कुछ गुड्स दिए, ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमी में जो है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में फ्लो होते रहते, तो इसी को हम लोग यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कह रहे हैं। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर लाइक वी पीपल, ठीक है, जो हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, जो लैंड सर्विस, लेबर सर्विस है ना, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में। और एक है बिजनेस फर्म, ठीक है, इसके अंदर इनकम बनती है सी प्लस आई। देन 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक और प्लेयर ऐड हो जाता है, दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड भी होगा, बिजनेस भी होगा, एंड साथ में एक तीसरा प्लेयर गवर्नमेंट होगा। इसमें होगा इनकम सी प्लस आई प्लस जी। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर आ जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हाउस होल्ड है यहाँ पर, यानी कि हम लोग जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा है फर्म जो बिजनेस चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। देखिए इनिशियली हम जो है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम लोग यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को देता है। इसके रिटर्न में फर्म जो है इनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देता है, इजंट इट। यहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यानी कि फैक्टर सर्विस दिया हाउस होल्ड ने फर्म को, और यहां से फर्म ने हाउस होल्ड को उसका फैक्टर रिवॉर्ड दे दिया, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इजंट इट। नाउ अब ये जो हाउस होल्ड ने कमाया है ना, फैक्टर रिवॉर्ड जो कमाया है, फैक्टर इनकम, ये रख के क्या करेगा, क्या करने वाला है ये, तो ये जो है फर्म को वापस करेगा। कब, जब फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज देगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाई है वो हाउस होल्ड को ही बेचेगी ना, खुद के लिए थोड़ी बनाया है फर्म ने। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुए हैं फर्म के अंदर वो हाउस होल्ड के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगी, उसके रिटर्न में हाउस होल्ड जो है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे पैसे दे देगा, इजंट इट। तो देख रहे हैं आप कि पहले केस में फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे गया और फैक्टर रिवॉर्ड वापस आया, और दूसरे केस में गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से यहाँ गया और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इनकम, रियल इनकम एंड मनी इनकम फ्लोज फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। आई बिलीव यू आर क्लियर विद दिस। एकदम सिंपल सा टॉपिक है ये 2 सेक्टर मॉडल का, और आपके सिलेबस में 2 सेक्टर ही है, आपको एक्सप्लेन करना है। ये आया तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके। सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद मीनिंग, definition of national income, features and circular flow of national income। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे concepts, methods and difficulties in measuring national income। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।